हेलो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं टाइम ज़ीरो लेती हूँ यानी कि टी इक्वल ज़ीरो पर, टाइम जब ज़ीरो होगा तो उस टाइम हमने जो ए है उसका कंसंट्रेशन ए मान लिया। और हमें पता है कि जब टाइम ज़ीरो है, कुछ टाइम नहीं हुआ है, तो उस टाइम प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो प्रोडक्ट हमने ज़ीरो ले लिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद टाइम हमने टी ले लिया, और जब टी टाइम हो गया तो उस टाइम कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, उस प्रोडक्ट को हमने एक्स कह लिया। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को एक्स कह दिया तो उस टाइम टी पर रिएक्टेंट कितना बचेगा? जो कंप्लीट रिएक्टेंट होगा उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे, तो ए माइनस एक्स रिएक्टेंट बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? टाइम टी पे लेते हैं ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स की पावर एन पर डिपेंड करेगा। एन यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ज़ीरो। तो इस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जब रेट लॉ में, ध्यान देना, जब रेट लॉ में जो रेट लॉ होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिएक्टेंट के रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यानी कि उसका ऑर्डर क्या मान लेंगे? ज़ीरो मान लेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए आगे देखें तो जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगी? के ए द पावर, सॉरी, ए माइनस एक्स होल पावर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो वैल्यू कितनी आती है? वन। तो यहाँ से तो हमारे पास वन आ गया। अब हमारे पास रेट का एक और फार्मूला पता है, क्या होता है रेट का फार्मूला? आर इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी। और ये भी रेट का ही फार्मूला है, तो ये भी रेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि के। ये इसकी वैल्यू वन होगी तो वन ही आ गया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट, ये क्या है? डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। ये क्या है? डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो हमारा एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, किसका? डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन का। अब इसको मैं आगे फर्दर मॉडिफाई करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा? डी एक्स अप इक्वल के डी टी। ये तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है। हम अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किसका? जो ऊपर इक्वेशन दी है इसके इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा? इसका हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन के बाद आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल, के कांस्टेंट हो गया तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डी टी। ठीक है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू एक्स आ जाएगी, इधर के एज इट इज रहेगा, और डी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा इसके साथ, यानी कि प्लस सी। सी हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब अगर देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं से भी निकाल लाए तो वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है, वैल्यू वही रहेगी। तो मैं इसकी वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगी जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा, उस पॉइंट से, एट टाइम इक्वल ज़ीरो। अगर टाइम ज़ीरो है तो हमें क्या पता है कि जो एक्स है, एक्स क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो जब टाइम कुछ नहीं हुआ होगा तो उस टाइम प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक बार दिखा देती हूँ, यहीं पे हमने किया है, देखो ये क्या है? टाइम इक्वल ज़ीरो। टाइम इक्वल ज़ीरो पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी? ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो टाइम इक्वल ज़ीरो ले लिया हमने, और टाइम इक्वल ज़ीरो पर एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है? ज़ीरो रहने वाली है। तो यहाँ से अगर
आगे निकालने का ट्राई करें तो x की जगह हमने क्या रखना है, 0 इक्वल, इसको इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं, x की जगह जगह रख दिया 0, k की जगह k रहेगा, t हमारा क्या रहे, t भी तो 0 है, टाइम इक्वल 0 पे लिया है तो t 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस c, तो ये जो वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी। और फाइनली जो हमारे पास c है, c की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, अब c हमारे पास 0 आ गया, आगे सॉल्व करेंगे, c 0 आ गया है, उसके बाद क्या होने वाला है, क्या करना है, हमने c के प्लेस पर 0 रखना है और इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से अगर c के प्लेस पे 0 रख दूँ, पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी x इक्वल के टी प्लस सी। अब c क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि c अगर वहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x इक्वल के टी, ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स के इक्वल एक्स अपॉन टी, तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो t है और t क्या हो गया, टाइम हो गया, और k क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, x क्या है, कंसंट्रेशन। x को अगर आगे फर्दर सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, x क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट a है और प्रोडक्ट p बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम इक्वल 0 पे हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा उसको हमने a0 मान लिया, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन a0 मान ली, प्रोडक्ट हमारे पास उस टाइम 0 होगा, और टाइम इक्वल t की अगर कंडीशन आ जाए, मतलब कुछ टाइम बीत गया है, तो उस टाइम जो ए का कंसंट्रेशन है वो सिर्फ AT रह गया है, AT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t। ठीक है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बन गया, प्रोडक्ट x बन गया है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो x क्या होगा, देखो x क्या होगा, जो हमारे पास टोटल x इसमें से बना है ना, इसमें से x बन रखा है, तो x क्या होगा, जो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन था, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसमें से t टाइम पर जितना बचा है उसको अगर माइनस कर दूँ तो x ही तो निकलेगा। ये हमारे पास जितना होगा उसमें से अगर जो बच गया है उसको माइनस करूँगी तो जितना जो आंसर आएगा, जितनी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो x क्या हो जाएगा, x आपका होगा a0 माइनस AT। ठीक है, तो x कैसे निकल सकता है, x आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 में से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t अगर निकाल देंगे तो आपका x आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 में से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t आपको माइनस करना है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, k इक्वल एक्स बाई टी, यही फॉर्मूला था। अब इसमें मैं x की वैल्यू रखो, अगर इसको x के टर्म में निकालेंगे तो x क्या होगा, x इक्वल के टी, और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है a0 माइनस ए टी इक्वल के टी, एक्स की वैल्यू रख दी है मैंने, तो a0 माइनस AT इक्वल KT हमारा यहाँ से क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। और अगर इसको मैं फर्दर आगे मॉडिफाई करने का ट्राई करूँ, AT के रिस्पेक्ट में लिखूँ सिर्फ, AT इक्वल क्या होगा, तो AT इक्वल क्या होगा, देखो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t कितना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t निकालने का अगर इधर ट्राई किया जाए तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस ही रखेंगे, माइनस AT को इधर ही रखेंगे, और जो a0 है, a0 वाली वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो a0 वाली वैल्यू इधर आएगी तो KT प्लस, सॉरी KT माइनस a0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका साइन चेंज करूँगी तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, ये माइनस ज़रूरी है, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, AT इक्वल a0 माइनस KT, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला बन जाता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t
किसके इक्वल होगा वो बताया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखना, ध्यान में रखना जो जो हमने निकाल रखे हैं अभी तक। आगे है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, अगर एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका अगर मैं टी इक्वल 0 लूँ और उस टाइम अगर मैं कंसंट्रेशन ले लूँ इसका ए, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमें पता है 0 होगा। अब टाइम टी ले लिया है, उस टाइम ए जो है उस टाइम कुछ प्रोडक्ट पी बन गया है जिसको हमने एक्स मान लिया है, तो हम हमारे पास रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, ए में से एक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैंने टाइम को टी, कोई रैंडम टाइम ना लेके टी हाफ ले लिया, टी हाफ मेन टू से कि जितने में रिएक्शन कंप्लीट होती है उसका आधा टाइम मैंने ले लिया, तो टी मैंने कितना ले लिया, टी हाफ ले लिया। तो टी हाफ होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट पूरा मतलब जो पूरा रिएक्टेंट है पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ए आ जाएगी और रिएक्टेंट बचेगा 0। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आधा चेंज हुआ है, सिर्फ आधा चेंज हुआ है, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, A/2। मतलब यहाँ पर ए है, रिएक्टेंट ए है, तो आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, आधा रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना लिया है। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट का आधा ही तो बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट के आधे ने प्रोडक्ट बनाया है, तो रिएक्टेंट का आधा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और हमारे पास उस टाइम टी हाफ पर रिएक्टेंट भी कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, क्योंकि आधा, ए का आधा क्या होगा, A/2 ही तो होगा, आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब सिर्फ आधा बच रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम में कंसंट्रेशन कितना रहेगा, ए में से ए हाफ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि देखो ए में क्या होगा, ध्यान देना, इस टी इक्वल टी हाफ पर जो प्रोडक्ट है वो A/2 होगा। प्रोडक्ट A/2 क्यों होगा, क्योंकि आधा आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ए का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ए का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ए कितना बचेगा, ए बचेगा A-A/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, A/2 ही इसकी वैल्यू आएगी। मतलब आधा रिएक्टेंट बच गया, आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपने, हमारे पास निकल गया टी हाफ पर जो ए का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वो कितना होगा। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था K इक्वल x/t। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं, T इक्वल x/k। ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ मैं टी के प्लेस में लिखूंगी। अब अगर मैं टी को टी हाफ के इक्वल करती हूँ, टी को किसके इक्वल करती हूँ, टी हाफ के इक्वल करती हूँ, तो टी अगर टी हाफ होगा तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा A/2। तो टी अगर टी हाफ होगा तो एक्स की वैल्यू होगी A/2। ठीक है, जगह पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, A/2 रखेंगे, अगर टी हाफ रखा तो टी की प्लेस पे रख दिया टी हाफ। एक्स कितना रह गया हमारा, A/2, और के एज इट इज़ है, यही हमारा क्या है, टी हाफ। किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ निकाल रखा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ना निकाल कर T25% यानी कि T1/4 निकालो, T3/4 निकालो, T2/4 निकालो, तो उसके लिए तो ध्यान से देखना, मतलब इस सीक्वेंस में ऐसे ही रख के तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर T25% रखना है तो T25% में 25% जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, बाकी 75% जो रिएक्टेंट है वो बचेगा। तो जो रिएक्टेंट जो एक्स की वैल्यू है वो 75% रख लेना, और जो टाइम है उसको टी हाफ रख लेना। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्या बात करनी है हमने,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस पढ़ क्या रहे हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसके लिए जो रेट होता है किसके इक्वल होता है, रेट इक्वल होते हैं सिर्फ के। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो रहती है, वैल्यू वन के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसा लिख लेंगे कि ये जो है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है कि जो रिएक्टेंट का रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर जीरो के इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होगी तो ये वैल्यू वन के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर तो ये डिपेंड करने वाली है नहीं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, तो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये रेट हो गया हमारा और ये हो गया कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा जो रेट है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि ये क्या होगा, के होगा ना, ये क्या होगा के, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन ए होगा, ए की पावर जीरो होगी, ये एक्स एक्सिस में आएगा, ये वाई एक्सिस में, और स्लोप किसके इक्वल होगी, के। और यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, सिर्फ के पर डिपेंड करने वाला है, ए पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। देखो ए बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ रेट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ए इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट क्या है, रेट यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में खींचूं रेट का खींचूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पता है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि रेट भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो टाइम पर भी रेट डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे कोई भी टाइम हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम और रिएक्टेंट का अगर रेट के साथ ग्राफ देखेंगे तो रेट जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर बात करूँ कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ की, तो हमें पता है कि अगर कंसंट्रेशन एक्स कंसंट्रेशन है, एक्स ना लेके इसको ए ही ले लेते, ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये टाइम हो गया। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट का उतना रोल नहीं है, तो हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचूं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें ये तो पता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो टाइम का जो ये ग्राफ है किस तरीके से खींचा जाएगा, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके से, यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या रहेगा, के। और ये कहाँ से आया, ये जो ग्राफ आता है हमारा एक्स इक्वल के टी से, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई एक्सिस, टी एक्स एक्सिस, और ये जो के है वो क्या हो जाएगा, स्लोप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं, और हमें पता है कि टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं एटी के रिस्पेक्ट में, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था जो एटी है किसके इक्वल आ रहा था, माइनस के टी प्लस ए नॉट के इक्वल। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ग्राफ बनाए, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या है, एटी, वाई एक्सिस पे आएगा एटी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। एक्स पर क्या आने वाला है, एक्स पर टाइम आने वाला है,
ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट है ए नॉट के इक्वल, जो कि प्लस में है, यानी कि इस तरीके से दिखाएंगे ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। और स्लोप क्या है, यहाँ से इस तरीके से स्लोप खींची जाएगी, ये इंटरसेप्ट होगी। स्लोप आपकी मैंने नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि जो m है माइनस का k है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला भी हमारा कहाँ आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो इस तरीके का अगर ग्राफ आएगा तो किसका होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा, जिसका फॉर्मेशन हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक रिएक्शन है उसको 30% कंप्लीट होने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो 50% कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे, या कोई रिएक्शन इस तरीके से दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 30% कंप्लीट होने में, 30% रिएक्शन कंप्लीट होने में 15 मिनट लगते हैं, और 50% कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए खास ट्रिक अपनाई जा सकती है। देखो 30% कंप्लीट होने में लगते हैं 15 मिनट, ठीक है। अगर मैं 1% की बात करूँ तो 1% को कंप्लीट होने में लगेगा, इसको नीचे भेज देते हैं, इस वैल्यू को अगर कम किया जाता है तो ये वैल्यू कहाँ भेज दी जाती है, डिनोमिनेटर में, तो 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या देखना है कि 50% कंप्लीट करने में, तो 50% अगर इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो 50% कंप्लीट करने के लिए मैं 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी इस वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये जो मेथड है ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, यानी कि ये एक ट्रिक टाइप की है, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन अगर हम अपनी ऑफिशियल मेथड की बात करें तो हमें उससे बाकी जितनी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उन सब के लिए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इससे तो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर के लिए होगा, लेकिन जो ऑफिशियल मेथड है उससे हर ऑर्डर के लिए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेथड, दूसरी मेथड की, जो कि हमारी ऑफिशियल मेथड है। इसमें क्या होगा, हमें क्या दिया है, टी 30% दिया है, टी 30% मतलब 30% रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया है, यही तो होगा ना। 30% टाइम हुआ है, मतलब 30% टाइम कब कहेंगे कि जब 30% प्रोडक्ट बन चुका है। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट होगा एक्स, एक्स कितना होगा, 30%। 30% को अगर मैं वैल्यूज़ में लिखूँ तो क्या लिखूँगी, 0.3। अगर हम एक के लिए ए लेते हैं, 1 ए लेते हैं, तो हम 30% के लिए कितना लेंगे, 0 नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास ए होता है तो उसके लिए 1 ए लेते हैं ना। तो 30 एक रिएक्टेंट है, 1 में से उसने कुछ अमाउंट बनाया है, तो 1 में से 30% लिया है, इसको मैंने ए माना है, यार ध्यान रखना, इसको मैंने ए माना है, रिएक्टेंट मेरा ए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेरा ए है, तो इसका 30% इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका 30% 0.3 ए ही तो कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो 0.3 ए मेरी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 ए, ठीक है। और टी 50% के लिए एक्स की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे 50% कन्वर्ट हो गया है, तो 0.5 ए इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं फार्मूले की, जिस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमारा जो फार्मूला है वो है के इक्वल एक्स बाई टी, यही फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे पहले के की वैल्यू निकालूंगी, के की वैल्यू निकालूंगी तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, वो 30% के लिए भी उतनी ही रहेगी और 50% के लिए भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट है। तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं 30% से, क्योंकि 30% के लिए हमें सब कुछ दिया है। तो टी 30% से अगर मैं निकालूँ तो के क्या होगा, एक्स की वैल्यू 30% के लिए 0.3 ए, और टी इस केस में क्या होगा हमारा, टी 30% कितना दिया है, 15 मिनट, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 A/15। अब मुझे निकालना है टी 50%, टी 50% निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वही रहेगा, के इक्वल एक्स बाई
टी। अब के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो 30% में भी उतनी होगी, 50% में भी उतनी होगी। तो रिएक्टेंट की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है, 0.3 A/15। और जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 A। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम हमारा यहाँ पे क्या है, T50%। अब हमें T50% निकालना है, तो T50% को इधर भेज दो। T50%, ये जो 15 वाली वैल्यू है ऊपर जाएगी, 0.5 A × 15 अपॉन 0.3 A। यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और T50 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 मिनट। दोनों मेथड से सेम आई, लेकिन जो पहली मेथड है वो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई होगी। ये जो फॉर्मूले से निकालने वाली मेथड होती है, ये किसी भी टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T100% कितना होता है। T100% कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं T100% मतलब ऐसा टाइम जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो T100% को T½ के रिस्पेक्ट में निकालूं। T½ के रिस्पेक्ट में निकालूं तो कितने T½ लगेंगे T100% होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए n की वैल्यू हमें निकालनी होगी। सबसे पहले बात करेंगे इसको कहाँ से निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, K = x/T। पहले देखो T½ के लिए निकाल लेते हैं, तो हम, क्योंकि हमें पता है कि T½ जब टाइम T½ होता है देन x A/2 होता है, तो यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएगी। K की वैल्यू निकल जाएगी तो T100% निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले T½ के लिए T½ के अकॉर्डिंग K की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे K क्या रहने वाला है, x, सॉरी देखो, अगर T, हमें क्या पता है, T अगर T½ होगा तो x होगा A/2। कैसे होगा, पहले ही बता रखा है। तो मैं x की जगह क्या लिखूंगी, अब A/2। x की जगह लिखेंगे A/2, t की जगह लिखेंगे T½ तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास k की वैल्यू हो गई जो कि कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब T100% निकालना है। T100% कैसे निकलेगा, K इक्वल x/T। K = x/T, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से जो x है वो क्या होगा जब T100% होगा, तो T100% होगा तो ध्यान रखना, T100% होगा तो x क्या था, जब A से प्रोडक्ट बन रहा था, तो यहाँ पे T इक्वल, जब टाइम 0 था तो एक्स, पी की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर x था तो इधर A-x हो रहा था, ठीक है। अब टाइम कह रहा है 100% हो गया है। 100% टाइम मतलब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा तो सारा रिएक्टेंट कितना है, A। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा A, क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो रिएक्टेंट था वही अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए के इक्वल, ठीक है। तो अब के लिए निकालो, T½ की अगर बात करूँ तो सॉरी, टी को अगर T100% करूँ, के इक्वल, तो एक्स कितने के इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, और टी क्या हो गया, T100%। अब T100% हमें निकालना है, T100% निकालना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, T½ के। तो के की जगह वैल्यू रख दो। के की जगह क्या आया था, के कांस्टेंट है ना, तो यही तो रहेगा A/2 T½ A बाई, मतलब ऊपर चले जाएगा 2 T½ तो यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और T½ कितने के इक्वल आ जाएगा, सॉरी, T100% 2 T½ के, 2 T½ लगेंगे T100% होने में। T100% 2 T½ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कितना T½ के इक्वल होगा, उस n की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो ये तो बात है जब हमने T100% को T½ के रिस्पेक्ट में देखा। अगर इसी तरीके से T100% को T3/2, T4/3 इस तरीके से कहीं किसी के भी रिस्पेक्ट में देखना हो, तो इतना ध्यान रखना कि जो मेथड है यही यूज़ होगी, इसी मेथड से आप कर लेंगे।
लेकिन अगर एक ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या रहेगी देखना, ट्रिक है टी 100% हमारा कितने के इक्वल आया, 2 टी हाफ के। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। पहले एक दो और लिख लेते हैं। टी अगर मैं 100% को 3/4 के रिस्पेक्ट में लिखूँ, T3/4 कि कितने T3/4 लगेंगे, तो वो लगते हैं 4/3। तो ये चीज़ें कैसे निकलेंगी, देखो ये चीज़ें निकालने के लिए प्रॉपर मेथड मैंने आपको बता दी है, जिससे हमने ये निकाला, ठीक है। उसी मेथड से सब निकल जाएंगे, बस उस मेथड को अप्लाई करने की नीड है। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या रहेगी हमारी, ट्रिक रहेगी कि T 100% अगर निकालना है किसी भी टी के रिस्पेक्ट में, तो उस टी को अपोजिट कर दो। यानी कि मैंने T 100% को टी हाफ के रिस्पेक्ट में निकाला, तो 2/1 टी हाफ कर दिया। तो 1 की कोई वैल्यू इस ऐसे लिखते नहीं है, तो 2 टी हाफ हो गया। तो यहाँ पे 4/3 T3, देखो T3/4 को अपोजिट कर दो, यानी कि 4/3 T3/4 होंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब एक और देख लेते हैं। अगर मैंने T 100% निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी 1/4 के, टी 1/4 के, तो क्या आ जाएगा, ये इसको अपोजिट कर देंगे 4/1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और देख लेते हैं एक और देखिए तो क्या होगा, अगर मैं T 3/2 को लिख के रिस्पेक्ट में लिखूँ, T 3/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3। तो ये तो होगी ट्रिक, ठीक है। और अगर प्रॉपर मेथड चाहिए तो प्रॉपर मेथड भी बता दिया है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसके, एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। इसलिए भी देखने ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब कि ऐसे कौन से रिएक्टेंट होंगे जिस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हेट्रोजीनस कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हाइड्रोजिनेशन किसका करेंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं एल्कीन का, ठीक है। तो एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब मैंने हेट्रोजीनस लिखा है, हेट्रोजीनस मतलब होता है कि अगर ये हमने गैसियस फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो दूसरी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको कहते हैं हेट्रोजीनस, यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज होती है वो सेम नहीं रहती है। तो यहाँ पे हेट्रोजीनस का मतलब समझ आ गया हो, कैटेलिटिक मतलब कैटलिस्ट यूज करना है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब यहाँ पे हमने क्या किया, कैटलिस्ट की हेल्प से हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इस रिएक्शन में एक चीज़ तुम देखोगे कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या होगा, निकल की एक सरफेस ली जाएगी, निकल का एक सरफेस लिया जाएगा और इसमें CH2 बहुत सारे अमाउंट में डाल दिए जाएंगे और हाइड्रोजन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ से ये इधर पर सरफेस पर आएगा कैटलिस्ट की सरफेस पर, और H2 भी इधर से कैटलिस्ट की सरफेस पर आएगा। ओवरऑल ये क्या करेंगे, यहाँ पर इससे अटैच होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H2 का भी क्या होगा, इससे अटैच होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस सरफेस पर इस तरीके से CH3 और CH3 बन जाएंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे करता है। पहले कैटलिस्ट की सरफेस पे दोनों टाइप के रिएक्टेंट आ जाएंगे, वो कैटलिस्ट करेगा क्या, रिएक्टेंट का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करेगा, तो उसका वो अपने बॉन्ड को क्या कर देगा, खो देगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो दूसरे के साथ फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। बस यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से ये समझना है कि जो यहाँ पर रिएक्शन है वो कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, कैटलिस्ट पर, ठीक है। निकल हम जितना लेंगे उतनी तेजी से क्या होगी, रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो CH2 है और H2 है, दोनों ही क्या होते हैं, एक्सेस अमाउंट में लिए जाते हैं। तो अब हमें पता है कि दोनों अगर एक्सेस अमाउंट में लिए जाएंगे तो इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं वो इसके लिए क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया NH3, दो NH3 हैं, डब्लू वायर ले ली,
यहाँ पे क्या बनाएंगे, N2 और 3H2 का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर भी WY पर डिपेंड करेगी, ये जो है एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या रहेगा, 0 रहेगा। आगे बात करेंगे N2 H2, ये रिएक्शन तो बहुत आपने देखी होगी। Fe आयरन और मोलिब्डेनम डाला जाता है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आयरन और मोलिब्डेनम जो है यहाँ पर कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट को प्रमोट करने का काम कर रहा है, प्रमोटर का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये जो दोनों गैसेस हैं ये एक्सेस अमाउंट में ली जाएंगी, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि हम कहेंगे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है 2HI, ये क्या है, AU कैटलिस्ट डाल दिया, AU कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करता है H2 प्लस I2 का। तो यहाँ पे भी क्या होगी, कैटेलिटिक रिएक्शन है, ये एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, इस पर डिपेंड रेट करेगा नहीं, तो जो ऑर्डर होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगली रिएक्शन की, एक N2O है, प्लेटिनम वायर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं प्लेटिनम वायर की हेल्प से। तो N2 ½ O2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, N2O जो है एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, इस पर रेट डिपेंड करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगी, 0। एक जो रिएक्शन होती है लाइट डालने पर, कौन सी रिएक्शन, लाइट डालने पर HNU की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन भी इसी में आती है। यहाँ पर जो H2 या Cl2 है ये एक्सेस अमाउंट में ही लिए जाते हैं, और जितना HNU इस पर पड़ता है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये भी 0 ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन किसकी सरफेस पर, टंगस्टन के सरफेस पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, H2 और P4 का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या होगी, एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, और ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 0। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जो रेट है उसका ऑर्डर, जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा।